नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डेट है 26 मई 2020। चलिए शुरू करते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला आर्टिकल है यूपी स्टार्टअप फंड। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी स्टार्टअप फंड शुरू किया है। आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। यूपी के मुख्यमंत्री ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंपी। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा, बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक राज्य में आए हैं और उन्हें अपने कौशल के आधार पर रोजगार दिए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में स्टार्टअप पर जोर उनकी समस्याओं को हल कर सकेगा। आइए थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर इस न्यूज़ की व्यापकता को समझने का प्रयास करते हैं। कोविड-19 के प्रकोप से स्वास्थ्य सुरक्षा पर आए संकट के कारण आर्थिक गतिविधियां शिथिल पड़ गई हैं तथा कोविड-19 के बचाव के लिए आवश्यक स्वास्थ्य मानदंड के अनुपालन के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने राज्य को लौट रहे हैं। मित्रों देखिए, कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन तो आई नहीं है, इसलिए बचाव के तहत आज दो ही उपाय कारगर हैं। पहली, सामाजिक दूरी, दूसरी, बराबर हाथ धोते रहना। आप ही बताओ, इस समय ये दोनों उपाय महानगरों में संभव हैं? नहीं ना। अन्य कारणों के साथ साथ ये प्रवासी मजदूरों के पलायन का यह एक प्रमुख कारण बनता है। बताया जा रहा है कि 1947 के विभाजन में हुए विस्थापन से भी बड़ा यह विस्थापन है। ऐसे में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि घर वापस आए वे मजदूरों को उनकी कौशल के अनुरूप स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। इसी संबंध में यूपी सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड शुरू किया है। सरकार यह जानते हुए कि कृषि के बाद कम पूंजी में एमएसएमई ही रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराता है। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2017-18 के दौरान भारत के जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 29.7% था। उसी प्रकार नेशनल सैंपल सर्वे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73वें दौर के अनुसार एमएसएमई ने 11.10 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए। ये तो रही एमएसएमई की देश में स्थिति। आइए समझते हैं एमएसएमई की यूपी में क्या स्थिति है। देश का सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश है। यहाँ छोटी बड़ी कुल मिलाकर 90 लाख इकाइयाँ हैं। देश की कुल एमएसएमई इकाइयों में यूपी की हिस्सेदारी 14% है। वहीं देश में होने वाले कुल निर्यात में इन इकाइयों का योगदान 10% है। देश में एमएसएमई द्वारा पैदा होने वाले रोजगार में कुल 30% हिस्सेदारी यूपी की है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं, यदि एमएसएमई को प्रोत्साहित और मजबूती प्रदान की जाए तो फाइट अगेंस्ट कोविड-19 में ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। स्टार्टअप फंड के अलावा यूपी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में प्राण फूंकने के लिए अन्य कदम भी उठाए हैं। मसलन केंद्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के ही अंदर 56,754 उद्योगों को 2,000 करोड़ रुपए बांट दिया। दूसरे, यूपी आइए, उद्योग लगाइए और 1,000 दिनों की राहत के साथ आखिरी 100 दिन में आवेदन कर तय एनओसी पाइए। इस जैसी मुहिम के माध्यम से यूपी में उद्योगों के लिए एक वातावरण तैयार किया जा रहा है। सरकार ने पर्यावरण को छोड़कर अन्य नियमों में सरलीकरण किया है। एनओसी की सारी प्रक्रिया ऑटो मोड में पूरी होगी। इस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए एक महाअभियान शुरू किया गया है। 2018 से प्रारंभ एक जिला एक उत्पाद योजना से यूपी के उत्पादों और उद्यमों को एक नई पहचान मिली है। फाइट अगेंस्ट कोविड-19 के तहत यूपी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया है। मित्रों, इस डिस्कशन से आप कोविड-19 से उपजी चुनौतियों से निपटने में एमएसएमई की भूमिका को रेखांकित कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की संभावना पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। आइए एक नज़र सिडबी पर भी डाल लेते हैं। सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यह भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संसद के अधिनियम के तहत 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। यह अन्य संस्थाओं जैसे राज्य वित्तीय निगमों, राज्य के औद्योगिक विकास निगमों, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है रीस्टार्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन रेड्डी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम का एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि इस कार्यक्रम से एमएसएमई की 98,000 इकाइयों को लाभ प्राप्त होगा, जिससे 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। आंध्र प्रदेश अपने इस कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एमएसएमई सेक्टर की फर्म को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अप्रैल, मई और जून के महीनों में एमएसएमई की बिजली मांग शुल्क को माफ़ कर दिया है, जो लगभग 188 करोड़ रुपए होता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई द्वारा निर्मित 360 वस्तुओं को चिन्हित किया है, जिसकी खरीदारी स्वयं सीधे सरकार करेगी और उसका भुगतान 45 दिनों में कर दिया जाएगा। ये कुछ डाटा है कि कितने माइक्रो, कितना स्मॉल, कितने एसटीएससी कम्युनिटी लेवल पर और कितनी महिला एंटरप्रेन्योर के द्वारा ख़रीदा जाएगा। इतने डाटा की ज़रूरत जो है किसी एग्ज़ाम में न पूछा जाएगा, ना आप इसको कैरी कर सकते हो। तो इसलिए जितनी अभी बातें हैं मूल उसको अपने ध्यान में रखिए कि रिस्टार्ट प्रोग्राम किस स्टेट का है, वह किसके लिए चलाया गया, एमएसएमई के लिए कितने का है, 11 करोड़ रुपए का। उसके लिए इनपुट फंड जो है कितना बनाया गया है, 200 करोड़ रुपए का। और इसके लिए सरकार ने उसको बढ़ावा देने के लिए और क्या किया है कि उसने 360 एमएसएमई द्वारा जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी पहचान कर सीधे खरीदारी कर उनको 45 दिन के अंदर भुगतान करेगी। बस हमारे क्या इससे ज़्यादा की और कोई आवश्यकता, जो और छोटे छोटे डाटे हैं उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आर्टिकल है सोनिक बूम। अभी हाल ही में बेंगलुरु में अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी, जिससे लोगों के घरों के कांच टूट गए और बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल आए। पड़ताल से पता चला इसका कारण सुपर फास्ट प्रोफाइल वाले इंडियन एयरफोर्स की टेस्ट फ्लाइट थी। ऐसी उच्च गति वाली उड़ानों के कारण होने वाले ध्वनि प्रभावों को शॉक वेव के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेज से हवा के माध्यम से यात्रा करती है तो शॉक वेव उत्पन्न होती है। उसे ही सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है। सोनिक बूम को और स्पष्ट समझने के लिए हमें मैक नंबर को समझना पड़ेगा। वायुयान की चाल को मैक नंबर से मापा जाता है। मैक नंबर किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल होती है। यदि मैक संख्या 1 है तो इसका अर्थ है पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। यदि मैक नंबर का मान 2 है तो इसका अर्थ है पिंड की चाल ध्वनि की चाल की दूनी है। सुपरसोनिक विमान, जिस विमान का मैक नंबर 1 से अधिक होता है उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। जिस विमान का मैक नंबर 5 से अधिक होता है उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। अब शॉक वेव जान लेते हैं। शॉक वेव, जब पिंड की चाल सुपरसोनिक पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग या शॉक वेव कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का विशाल उत्सर्जन हो सकता है, जिसमें गरज के समान तेज विस्फोट होता है। आइए जल्दी से ध्वनि पर एक संक्षिप्त नोट देख लेते हैं।
ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि तभी सुनाई पड़ती है जब कंपित वस्तु प्रति सेकंड 20 से 20,000 कंपन करे। स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की तरंगें अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं जब इनके संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि की तरंगों का संचरण नहीं होता है, अतः ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे होकर ध्वनिक तरंगें गुजरती हैं तथा इसीलिए भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव्य में, सबसे कम गैस में होती है। इस स्लाइड में कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल है, इसका आप अवलोकन कर लीजिएगा। समय अभाव है इसलिए मैं इसको नहीं बोलने जा रहा। नेक्स्ट स्लाइड है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल तक की ध्वनि को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित माना गया है। यहाँ कुछ ध्वनि के स्तर हैं, जैसे साधारण बातचीत में जो है ध्वनि जो होनी चाहिए 30 से 40 डेसिबल की होनी चाहिए। मोटरसाइकिल की जो ध्वनि का स्तर है 110 डेसिबल है। जेट विमान का 140 से 150 है। जोर से बातचीत करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल होता है। और ऑर्केस्ट्रा में ध्वनि का स्तर जो होता है 100 डेसिबल का होता है। जल्दी से हम यहाँ 2 क्वेश्चन लेते हैं। ध्वनि की अधिकतम चाल होती है वायु में, द्रव्य में, गैस में, निर्वात में। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है द्रव्य में होगी, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। ठोस में, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। निर्वात में होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? क्योंकि निर्वात में ध्वनि की तरंगों का संचरण नहीं होता है। अगला आर्टिकल है हंको। हंको क्या है? हंको आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक की बनी मोहर होती है। शूनिकु हंको मोहर के लिए प्रयोग की जाने वाली स्याही है। इंकान जो है हंको किसी दस्तावेज पर जो निशान बनाता है उसको हम इंकान कहते हैं। वास्तव में हंको जो है जापान की एक व्यक्तिगत मोहर है जो अनुबंध, विवाह, पंजीकरण, यहाँ तक कि वस्तु वितरण पर्ची में आधिकारिक दस्तावेज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आज दुनिया जब पेपरलेस सिस्टम और डिजिटल सिग्नेचर के युग में जी रही है तो जापान अपने पारंपरिक समाज को न छोड़ते हुए हंको को आज भी अपने साथ अपनाया हुआ है। गौरतलब हो कि जापान में इस समय कोविड-19 के कारण वर्क फ्रॉम होम का चलन वहाँ भी बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद हंको के कारण कर्मचारियों को अपने दफ्तर जाना पड़ता है। इसी संदर्भ में हंको की चर्चा की गई है। मित्रों, समय अधिक होने के कारण एक न्यूज़ आर्टिकल और एक लेख का डिस्कशन नहीं कर रहा, उसकी स्लाइड आप देख लें।